हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। इसमें हमने टॉपिक लिया है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था पर चर्चा हम करने वाले हैं। जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो गाइज, अगर आप टीजीटी पीजीटी या सोशल साइंस आपका जो सब्जेक्ट है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी टाइप 3 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइज शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं गाइज आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। तो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की प्रणालियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैयत वाली व्यवस्था। तो इसको समझने के लिए गाइज, तो इसे सर्वप्रथम मद्रास में टॉमस मुनरो द्वारा और कैप्टन रीड ने 1792 में लागू किया। तो प्रश्न बन जाता है कि ये किसने लागू किया। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने कहाँ किया? मद्रास में। सर्वप्रथम कहाँ किया था? मद्रास में किया। यह बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल तथा असम व अन्य भागों में प्रचलित थी। तो ये कहाँ कहाँ व्यवस्था थी? बम्बई में थी, मद्रास में थी, पूर्वी बंगाल, असम और असम में थी। इसके बाद ये अन्य भागों में भी प्रचलित थी। तो इस तरह से ये बम्बई, मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों, असम और अन्य भागों में प्रचलित थी। और ये लगभग 51% भाग पर, जो ब्रिटिश के अधीन जितना भी क्षेत्रफल था उसमें कितने प्रतिशत पर? 51% भूभाग पर ये व्यवस्था लागू थी। इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था। इसमें किसान को ही भूस्वामी माना गया था और जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को लगान देते थे। यानी इसमें जो संबंध हुआ था, ये एक तरफ किसान था तो दूसरी तरफ कंपनी थी। तो डायरेक्ट एक दूसरे को लगान देते थे। और इसमें जो भूमि का जो स्वामी माना गया था वो किसे माना गया था? कृषक को ही माना गया था। तो याद रखना गाइस, इसे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने सबसे पहले लागू किया था, मद्रास में किया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि मद्रास में कहाँ पे लगाया था, तो मद्रास में गाइज इसे सबसे पहले शुरू किया गया था। तो मद्रास में सबसे पहले कैप्टन रीड ने इसको शुरू किया था। और कहाँ किया था? 12 महल में। प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि मद्रास में सबसे पहले कहाँ लगाएगा। ये 12 महल में। और बम्बई में ये कब? 1825 में। 1825 में गाइज बम्बई में ये लागू हुई। और वहीं पूरे मद्रास में गाइज 1820 में। पूरे मद्रास में कब? 1820 में। तो याद रखना गाइज, 1820 में जब मुनरो जब गवर्नर बनता है तब ये पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर देता है। वही कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम से मद्रास के 12 महल में लागू किया था। वही बम्बई में 1825 में इसमें लागू किया गया था। तो गाइज, इसमें जो लागान की दर कितनी थी? तो लागान की दर अगर हम बात करें रैयत वाली व्यवस्था में, लागान की दर कितनी थी? 33 से 55 प्रतिशत थी। कितनी थी? 33 से 55% तक इसमें लागान की दर निश्चित की गई थी, जो किसानों से सीधी सरकार को दे होती थी। किसान जो थे वो सीधे कंपनी को ही ये लगान चुका देते। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त इसको देखते हैं। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, इसे और किस नाम से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून इसी पे लागू होता था। तो इसे किस और नाम से जाना जाता है गाइज? इसको, इसके अगर अन्य नाम भी देखें तो स्तंभ मरारी बंदोबस्त, इसे स्तंभ मरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है।
इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। वहीं जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और इसे मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं, पर इसका जो मुख्य नाम है वो स्थायी बंदोबस्त के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो स्थायी बंदोबस्त, और इसी के साथ में सूर्यास्त कानून लागू होता है। तो अब देखते हैं कि 1793 ईस्वी में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसे जमींदारी, जागीरदारी, स्तंभदारी आदि से नामों से जाना जाता है। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा गाजीपुर में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इसमें भूमि का मालिकाना जमींदारों को दे दिया गया। इसमें भूमि का मालिक किसे माना गया था? जमींदारों को। और यह व्यवस्था भारत के लगभग 19% भाग पर लागू थी। कितने भाग पर? 19% भाग पर लागू थी। तो 1700 और गाइज अगर हम देखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। और रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट गाइज, ये दोनों क्या थे? इस रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य थे, और इन्होंने इस व्यवस्था के लिए परामर्श दिया। वहीं अगर कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो जमींदारी के संग में समझौता करने के लिए किसने विरोध किया था, तो जेम्स ग्रांट ने ये कहा कि जो समझौता जमींदारों के साथ हो रहा है वो जमींदारों के साथ में ना हो। इसका विरोध किसने किया था? जेम्स ग्रांट ने किया था गाइज। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त में इस व्यवस्था में गाइज ये व्यवस्था 10 वार्षिक यानी 10 साल के लिए स्थायी बंदोबस्त। गाइज इससे पहले जो व्यवस्था की पंचशाला व्यवस्था लागू की गई थी, पंचशाला व्यवस्था लागू की गई थी, जो कोई इसको बाद में बंद कर दिया गया था। पंचशाला व्यवस्था कब लागू की गई थी? अगर हम पंचशाला व्यवस्था की बात करें तो पंचशाला व्यवस्था, इसके बाद सालाना व्यवस्था भी लागू की गई थी 1772 में। 1772 में पंचशाला व्यवस्था यानी 5 साल के लिए व्यवस्था की गई थी। वहीं 1777 में सालाना व्यवस्था लागू की गई थी। सालाना व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने के बाद गाइज जो भू राजस्व प्रणाली थी उसमें सुधार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसे बाद में 22 मार्च 1793 में इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। इस व्यवस्था को स्थायी कब कर दिया गया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी में। गाय जो जमींदार लगान वसूल करते थे तो वो उनको कितना लगान मिलता था? तो 11वां भाग कौन रख लेते थे? 11वां भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे, और 89% ये भाग कंपनी को अदा होता था। जो जमींदार इस लगान को वसूल करके और जमा करने में अगर जमा नहीं कर पाते थे, यानी एक निश्चित दिन था और उस निश्चित दिन के सूर्यास्त होने तक अगर कोई जमींदार ये कर वसूल करके और जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी क्या होती थी? नीलाम कर दी जाती थी। इसी को सूर्यास्त कानून कहा गया। तो इस तरह से कई जमींदारों की क्या है? जमींदारी नीलाम हो गई थी। कई जमींदारों की जो जमींदारी जो थी वो नीलाम हो गई थी। तो इसी को सूर्यास्त कानून इसी पे लागू किया गया था गाइज। आगे देखते हैं गाइज, महलबाड़ी व्यवस्था। महल का अर्थ जो होता है वो होता समूह। गाइज इसमें ना तो किसान से डायरेक्ट किया गया था और ना ही जमींदारों को। इसमें गाइज महल मतलब होता है पूरे गांव का एक समूह।
यानी एक गांव का पूरा लागान तय कर दिया जाता था, इस गांव से इतना हमें लागान वसूल करना है, और लागान वसूल करने का जो काम सौंप दिया गया था गांव के मुखिया यानी लंबरदार को सौंप दिया गया था। मारवाड़ व्यवस्था में इसे मुखिया के द्वारा वसूल किया जाता था। इसे हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू किया गया था। यह लगभग 30% भाग पर लागू हुई थी। ये कितने भाग पर लागू हुई थी? 30% भाग पर। इसमें लगान निर्धारण हेतु गांव के समूह को इकाई माना गया था। इस व्यवस्था में करों की वसूली का दायित्व गांव के मुखिया यानी लंबरदार को दिया गया था। लंबरदार को दिया गया था। यह व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ भागों में लागू की गई थी। यह व्यवस्था आगरा, अवध, एमपी, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ भागों में लागू की गई थी। तो अधिकतर ये व्यवस्थाएं 3 लागू की गई थी गाइज। आगे हम देखने वाले हैं कि राज हड़प नीति, इसमें हमने राज हड़प नीति से संबंधित जो है, इसके बाद 1857 क्रांति है। तो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो सेशन में हम राज हड़प नीति के बारे में बताएंगे गाइज, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।